वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बेसिक्स के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्शन मोटर का इंट्रोडक्शन किया था, उसकी कुछ बुनियादी कंस्ट्रक्शन देखी थी, उसके फ़र्क देखे थे डीसी मोटर से, और फिर ये ऑब्ज़र्व किया था कि मोटर रोटेट क्यों करती हैं और एक सिंगल फेज मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती। और हमने ये इस्टेब्लिश किया था कि वो सेल्फ स्टार्टिंग इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें गर्दिशी मकनातीसी मैदान जो है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा नहीं होती, बल्कि उसकी सिंगल फेज की जो फील्ड होती है वो यूनी एक्सियल होती है, यानी एक ही एक्सिस के गिर्द होती है और एक ही एक्सिस में अल्टरनेट करती है। तो इसी से हम फर्दर अब पार्ट बी में चलेंगे, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी की बात करेंगे और फिर एक सिंगल फेज मोटर को जो है वो सेल्फ स्टार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। यही चीज़ कि सिंगल फेज मोटर जो है सब स्टार्ट नहीं होती, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक थ्योरी का सहारा लेते हैं जिसको डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी कहा जाता है। ये डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी ये कहती है कि आपके पास अगर एक क्वांटिटी हो जो एक ही एक्सिस के गिर्द अपनी वैल्यू तब्दील कर रही है, तो उसको दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें और उनकी मिकदार जिस क्वांटिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका आधा। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पिछले स्लाइड पे देखा कि हमारे पास जो सिंगल फेज था वो पहले एक साइड पे इंक्रीज होता था, कम होता था, फिर दूसरी साइड पे इंक्रीज होता था और कम होता। तो हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो वेक्टर से जिनको यहाँ पे दिखाया गया है ए और बी से। ए जो है वो घड़ी की मुखालिफ सिमत में रोटेट करेगा, बी घड़ी की सिमत में रोटेट करेगा, और ए और बी का मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट हमारा फ्लक्स है जो कि एक ही सिमत में मूव कर रहा है उस वैल्यू से आधा होगा। तो अगर हम इनके डिफरेंट जगह पे वैल्यू देखें तो आपको मज़ीद चीज़ क्लियर हो जाएगी ए और बी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर को। तो देखें, अगर पहले ए और बी एक ही सिमत में है तो इन दोनों को ऐड करने से आर जो है वो बनेगा और मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर ए रोटेट कर जाए, बी भी रोटेट कर जाए 45 डिग्री से, तो आर की वैल्यू जो आप देखेंगे रिजल्टेंट कम हो जाएगा। मजीद ए आपको याद होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बी क्लॉकवाइज जा रहा है, मजीद रोटेट करने से दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, रिजल्टेंट जीरो हो गया। मजीद रोटेट करने पे अब वो दूसरी साइड पे इंक्रीज होना शुरू हो गया है, दूसरी साइड पे मैक्सिमम हो चुका है। यही अमल आप देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में। सबसे पहले देखें ए और बी एक ही डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उन्होंने रोटेट करना शुरू किया। पहले आर मैक्सिमम है, फिर आर कम हुआ, फिर आर जीरो हो गया। फिर दूसरी साइड पे ए और बी की डायरेक्शन हुई, आर इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम हुआ। फिर ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे निकल गया, बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, फिर आर कम होना शुरू हो गया, जीरो हुआ, फिर दूसरी सिमत में इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो आप देखेंगे कि आर की जो ट्रांजिशन है वो मुकम्मल तौर पे ए और बी रोटेट करके ये तमाम ट्रांजिशन दिखा सकते हैं। अब ए और बी हमें समझ आ गए कि इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम इन दो वेक्टर से शो कर सकते हैं। ये दो वेक्टर एक फ्लक्स को शो कर रहे हैं, ए का भी एक फ्लक्स है और बी का भी एक फ्लक्स है। अब होता ही है कि हमारे पास दो फ्लक्स हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एक क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज फ्लक्स की तब्दीली से जो ईएमएफ बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना चाहेगी, क्योंकि वो इस मूवमेंट की तब्दीली को, इस डायरेक्शन की तब्दीली को ख़त्म करना चाह रही है। जो क्लॉकवाइज फ्लक्स बना है वो एक ईएमएफ क्रिएट करेगा, जो क्लॉकवाइज जाना चाहेगी वो क्लॉकवाइज फ्लक्स की तब्दीली को ख़त्म करना चाहेगी। इसका मतलब है इस मोटर में दो टॉर्क्स हैं, एक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहती है और एक क्लॉकवाइज जाना चाहती है। और ये दोनों टॉर्क्स, क्योंकि ए और बी की मिकदार दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों टॉर्क्स भी आपस में बराबर हैं। यही वजह है कि सिंगल फेज मोटर शुरू में रोटेट करने के काबिल नहीं है, क्योंकि इस पे दो टॉर्क्स लग रही हैं और वो दोनों टॉर्क्स आपस में बराबर हैं और मुखालिफ सिमत में। इसको रोटेट करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि शुरू में आप इसको एक टॉर्क फ्राहम करें जो या ए को सपोर्ट करे या बी की टॉर्क को सपोर्ट करे। वो जिस भी सिमत में आप वो टॉर्क फ्राहम करेंगे उस डायरेक्शन में एक नेट टॉर्क बन जाएगी और मोटर उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। सेल्फ स्टार्ट बनाने से पहले हम सेल्फ स्टार्ट को रफली समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ स्टार्ट मोटर कैसे बनाई जा सकती है। तो आपने बच्चों को उम्मीद देखा होगा कि वो इस तरह टायर से जो है वो खेलते हैं। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो बच्चे डायरेक्ट ही टायर को यूँ स्टिक से हिट करना नहीं शुरू कर देते, बल्कि पहले वो टायर को रोल करते हैं, यानी इनिशियल रोटेशन देते हैं, और उसके बाद उसको स्टिक से हिट करते हैं तो टायर की रोटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे आपने टायर को घुमाया, पहले आपको इनिशियल एक रोटेशन देनी है और फिर इसको एक फील्ड या एक फ्लक्स देना है।
बिल्कुल वैसे ही मोटर को भी आपने पहले एक इनिशियल रोटेशन देनी है और फिर इसको एक फील्ड का फ्लक्स आपने फराहम करना है। वो जो स्टार्ट वाली पुश है वो देने के लिए हम इस मोटर में एक और वाइंडिंग लगाते हैं जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। रनिंग वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जो मेन वाइंडिंग है जिसको सिंगल फेज सप्लाई दी जाएगी। स्टार्टिंग वाइंडिंग एक ऐसी वाइंडिंग है जो मोटर को शुरू में इनिशियल टॉर्क देगी, मोटर को इनिशियल रोटेट कराने की कोशिश करेगी। इन दो वाइंडिंग के दरमियान ये खास बात है कि ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री के फ़र्क पे पाई जाती हैं, यानी दोनों वाइंडिंग में फेस का 90 डिग्री का फ़र्क है। मेन वाइंडिंग आपकी रनिंग वाइंडिंग है और स्टार्टिंग वाइंडिंग सिर्फ और सिर्फ मोटर को इनिशियल पुश देने के लिए, और साथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच एक ऐसा स्विच है जो कि 70 डिग्री मोटर की जब स्पीड होगी तो ये स्विच ओपन हो जाएगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग को मोटर से जुदा कर देगा। यानी अब टायर आपने एक दफ़ा जब हाथ से घुमा लिया तो फिर आप एक स्टिक के ज़रिए से भी इसको रोटेट करा सकेंगे। बिल्कुल वही अमल है। स्टार्टिंग वाइंडिंग दफ़ा जब मोटर को घुमा लेगी तो फिर सिंगल फेज से भी ये मोटर अपनी गर्दिश जो है बरकरार रखेगी। तो अब हम सेल्फ स्टार्टिंग का अमल जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक ये है कि हमने सिंगल फेज़ में गर्दिशी मकनातीसी मैदान बनाना है। तो अगर हम शुरू में सिंगल फेज़ से कि में किसी तरीके से गर्दिशी मकनातीसी मैदान बना पाए तो हमारे पास मोटर रोटेट होना शुरू हो जाएगी और उसकी स्टार्टिंग का इशू ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये अमल ऐसे कर सकते हैं कि दो वाइंडिंग हम बना लेते हैं, यानी इसको हम टू फेज़ बना लेते हैं और इसको वोल्टेज भी ऐसी देते हैं या फ्लक्स भी ऐसा देते हैं जो आपस में 90 डिग्री के फ़र्क से हो। ये जैसे जैसे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो मज़ीद हमें क्लियर हो जाएगा कि ये 90 डिग्री शिफ्टेड फ्लक्स जो है वो कैसे दिया जा सकता है। लेकिन अभी अगर हम अज्यूम करें कि हमारे पास 90 डिग्री शिफ्टेड फ्लक्स दो मौजूद हैं तो मोटर क्या सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं, तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं 90 डिग्री से देखना शुरू करूँ तो 90 पे आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू मैक्सिमम है जो मैंने रनिंग वाइंडिंग को दिया है और बी की वैल्यू 0 है जो कि मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग को दिया है। तो अगर मैं रिजल्टेंट बनाना चाहूँ तो रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा जो भी दो फ्लक्स होते हैं उनका वेक्टर सम होता है। तो क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू ही है तो ए की सिम्त में सिम्त भी क्लियर कर लेते हैं कि जो सिम्त तक आपको नज़र भी आ रहा है कि रनिंग वाइंडिंग जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे है तो उसका जो फ्लक्स होगा वो वर्टिकल एक्सिस पे ही चेंज हो सकता है, जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है तो उसका जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चेंज होगा। वाइंडिंग का फ्लक्स कभी भी अपना एक्सिस जो है चेंज नहीं करता। इन दोनों फ्लक्स के मजमूए से जो फ्लक्स बनेगा उसको रिजल्टेंट कहेंगे और उसकी सिमत हमें बताएगी कि क्या गर्दिशी मकनातीसी मैदान पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 90 डिग्री पे बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू मैक्सिमम है, पॉजिटिव साइड पे है, तो आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट जो है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव साइड पे है, ऊपर की तरफ है। जब हम 180 डिग्री पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि बी वे की वैल्यू मैक्सिमम है और पॉजिटिव है, जबकि ए की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है बी की मैक्सिमम साइड पे यानी पॉजिटिव साइड पे बनेगा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा रिजल्टेंट। तो इसका मतलब है रिजल्टेंट 90 डिग्री से चला और रोटेट होके 0 डिग्री पे आ गया। जब अब 270 डिग्री पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर बी 0 है, ए फिर मैक्सिमम है, लेकिन अब ए अपनी नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम है। तो रिजल्टेंट जो है वो आगे चला जाएगा और फिर हम देखेंगे कि फिर रोटेशन का अमल हुआ रिजल्टेंट फ्लक्स का। नेक्स्ट 360 डिग्री पे देखेंगे तो 360 डिग्री पे आप देख सकते हैं कि ए 0 है, बी अब अपनी नेगेटिव वैल्यू पे है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ आ गया। इसका मतलब है फिर रोटेशन का अमल हुआ और अगर हम ये अमल रिपीट करें तो आप देखेंगे कि फिर रोटेशन होगी और इनिशियल पोजीशन पे हम दोबारा वापस आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जस्ट हमने दो वाइंडिंग लगाई, दो उसको फ्लक्स दिया 90 डिग्री से, तो अब जो रिजल्टेंट फ्लक्स है जो पहले एक ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा था जैसे कि ए और बी की सिम से दिखाया गया, अब वो रिजल्टेंट फ्लक्स दो फ्लक्सेस के मजमूए की वजह से वो मिकदार में यकसा रह रहा है और वक्त के साथ साथ जो है रोटेट कर रहा है, यानी गर्दिशी मकनातीसी मैदान हमने बना लिया है। और गर्दिशी मकनातीसी मैदान बन जाएगा, सेंटर में कोई भी आप कंडक्टर रखेंगे उस पर रोटेट होने वाला फ्लक्स बनेगा और वो फ्लक्स जो है उसको मजबूर करेगा कि वो मोटर के ऑपरेशन में आ जाए, यानी घूमना शुरू कर दे। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है ख़त्म होता है। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में इसको शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।